हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को देख रहे थे। तो ज़रा सा हम एक बार बैक में जाते हैं, जो वहाँ पे हम कंसिस्टेंट का चर्चा किए थे। जो कंसिस्टेंट क्या होता है, कंसिस्टेंट तो याद होगा, ज़रा याद करो। कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट क्या होता है। कंसिस्टेंट में मैं बताया था जो जिसके पास एटलीस्ट कितना सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन मैं बताया था वहाँ पे। जो एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो होना ही चाहिए। उस टाइप के इक्वेशन को हम कंसिस्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट। और यहाँ पे एटलीस्ट का यूज किया है, तो एटलीस्ट कहने का मतलब है जो मिनिमम कितना सॉल्यूशन, मिनिमम वन होना चाहिए। और मैक्सिमम कितना होना चाहिए? मैक्सिमम तो इनफाइनाइट भी हो सकता है। इनफाइनाइट बोलो या मेनी बोलो, मेनी सॉल्यूशन। इसका मतलब कंसिस्टेंट जो है ना, वो दो तरह के होते हैं। कंसिस्टेंट जो है वो दो तरह के होते हैं। एक हो गया कंसिस्टेंट इंडिपेंडेंट। ओ माय गॉड, याद रखो, कंसिस्टेंट इंडिपेंडेंट पूछता है एग्जाम में। और दूसरा हो गया कंसिस्टेंट डिपेंडेंट। बहुत सिंपल है। कंसिस्टेंट इंडिपेंडेंट और कंसिस्टेंट डिपेंडेंट। क्यों ऐसा मैंने बोला जो दो तरह के होते हैं? क्योंकि देखो ना, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होना चाहिए, मतलब कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा तो कितना भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। तो कम से कम एक होना चाहिए। तो जब किसी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के पास केवल एक सॉल्यूशन निकले ना, केवल एक सॉल्यूशन, मतलब एक्स और वाई का केवल सिंगल वैल्यू जो उसको सेटिस्फाई करे दोनों इक्वेशन को, तो उस टाइम में उस दोनों इक्वेशन को हम बोलेंगे कंसिस्टेंट इंडिपेंडेंट। क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट इंडिपेंडेंट। वहीं पे अगर मान लो किसी दो इक्वेशन के पास एक्स और वाई का ढेर सारा वैल्यू, ढेर सारा 50, 100, इनफाइनाइट, मेनी सॉल्यूशंस, अगर दो इक्वेशन के पास मेनी सॉल्यूशंस हो ना, तो मेनी सॉल्यूशंस होने के वजह से तो वो कंसिस्टेंट है ही, लेकिन उसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट डिपेंडेंट। क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट डिपेंडेंट। तो बात समझ में आया क्या? तो लास्ट में हम यहीं पे जाके क्लास को ओवर किए थे, जो बताए थे जो किसी दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के पास अगर एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हो, कम से कम एक सॉल्यूशन हो, तो उसको कंसिस्टेंट बोलेंगे। तो क्या जिसके पास 50 सॉल्यूशन होगा उसको कंसिस्टेंट नहीं बोलेंगे क्या? बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि कंडीशन है जो कम से कम एक वाले को कंसिस्टेंट बोलेंगे। तो रे जब कम से कम एक वाले को कंसिस्टेंट बोल रहे हैं, तो इनफाइनाइट वाले को भी तो कंसिस्टेंट ही बोलेंगे ना। तो यहाँ पे कंसिस्टेंट दो तरह का हुआ कि नहीं हुआ, बोलो ना जी, हुआ या नहीं हुआ? एक हुआ कंसिस्टेंट इंडिपेंडेंट और दूसरा हुआ कंसिस्टेंट डिपेंडेंट। जब किसी के पास एक्चुअल में एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन हो, केवल एक सॉल्यूशन हो, तो उसको कंसिस्टेंट इंडिपेंडेंट बोलेंगे। और जब बहुत सारा सॉल्यूशन हो कंसिस्टेंट के पास, तो उसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट डिपेंडेंट। तो कंसिस्टेंट इंडिपेंडेंट और कंसिस्टेंट डिपेंडेंट समझ में आ गया। और दूसरा तो वो पता ही था, जो इनकंसिस्टेंट क्या होता है। इनकंसिस्टेंट में तो बता ही दिए थे, जो नो सॉल्यूशन, जिस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के पास, यानी दो इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है और एक्स और वाई का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जो दोनों को सेटिस्फाई करे, तो उसके पास एक भी सॉल्यूशन नहीं है, तो ऐसे इक्वेशंस को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। क्लियर है? तो इतना करने के बाद मैं बताया था आपको, जो नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, देखिएगा। तो अब इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ज़रा समझते हैं। तो आइए हम ज़रा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं। तो देखो यहाँ पे मान लो एक इक्वेशन हमारे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, एक इक्वेशन हमारे पास ये है। इस इक्वेशन का जो ग्राफ बनाएंगे, वो जो लाइन मिलेगा उसको हम L1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? L1। अरे ग्राफ बनाना सीखे थे ना क्लास 9th में, तो इस लाइन का जो ग्राफ बनेगा ना, उसको तुम क्या मान लो? L1 मान लो। उस लाइन को L1 से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा इक्वेशन जब लोगे तभी ना इस दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन का मीनिंग समझेंगे ग्राफिकली। दूसरा इक्वेशन भी मान लो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0,
तो बोलोगे सर दोनों इक्वेशन तो सेम हो गया। हो माय गॉड, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो इसको क्या करो ना, इसको अलग कर दो। इसको क्या करो, रियल नंबर को कुछ अलग ले लो। यहाँ पे A1 ले लो, यहाँ पे B1 ले लो, यहाँ पे C1 ले लो, ठीक है। और यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे A2 ले लो, यहाँ पे B2 ले लो और यहाँ पे C2 ले लो, इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का जो ग्राफ होगा उस लाइन को हम L2 से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, L2 से। ओह माय गॉड, अब देखो खेला, अब देखो कितना मज़ेदार चीज़ है। अब देखो दो इक्वेशन है हमारे पास, एक इक्वेशन फर्स्ट, एक इक्वेशन सेकेंड। इस दोनों इक्वेशन का ग्राफ हम सेम ग्राफ पेपर पे बनाएंगे, इस पे सेम ग्राफ पेपर पे, उसका ऑब्जर्व करेंगे जो कहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, अब हम इसका देखते हैं ग्राफ देखते हैं, दोनों इक्वेशन का ग्राफ को समझते हैं। तो बारी बारी से देखो, सबसे पहले एक एक्सिस ड्रॉ करो, ये मान लो y एक्सिस और ये हमारे पास x एक्सिस, ठीक है। x और y एक्सिस हम ले लिए, ठीक है। और x y एक्सिस लेने के बाद यहाँ पे मान लेते हैं एक लाइन का ग्राफ जो, देखो ये x एक्सिस है और ये हमारे पास y एक्सिस है। मान लो ये L1 जो है, L1 मान लो पहला लाइन जो है इसका ग्राफ कुछ ऐसा बना, ये हमारे पास L1 लाइन है, फर्स्ट लाइन। ये जो ऊपर में देखे थे ना ये वाला, इसका जब ग्राफ बनाए तो ये मान लो कुछ ऐसा दिखा, कुछ ऐसा दिखा, मान के चलो कुछ ऐसा दिखा। और दूसरा लाइन जो है ना, दूसरी लाइन का ग्राफ जो है कुछ ऐसा दिखा। हो माय गॉड, ये L2 का ग्राफ, लाइन 2 का ग्राफ, ठीक है। अब देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे देखो दोनों लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट किया है। किस पॉइंट पे, ये P पॉइंट पे कट किया है, बात समझे। तो ये P पॉइंट पे जो x एक्सिस होगा, x एक्सिस का पॉइंट, और P पॉइंट पे जो y एक्सिस का पॉइंट होगा, मतलब इस P का अपना एक x होगा और अपना एक y होगा ना। वो जो x और y का वैल्यू है ना बाबू रे, वो x और y का वैल्यू इस लाइन 1 को भी सेटिस्फाई करेगा और लाइन 2 को भी सेटिस्फाई करेगा। ऐसा मैंने क्यों बोला, चूँकि इस पॉइंट से ये दोनों लाइन पास कर रहा है, तुमको पता होना चाहिए। तो सपोज करो ये पॉइंट है 2,3 और इस पॉइंट से अगर मान लो कोई लाइन जा रहा है, सपोज करो ये लाइन जा रहा है इससे, तो इस लाइन का इक्वेशन अगर दिया रहे x + y = 5, तभी पॉसिबल है जो इस पॉइंट से वो लाइन जाएगा। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट 2 है और y कोऑर्डिनेट 3 है। देखो ना x और y का वैल्यू रखो ना, बताओ सेटिस्फाई किया ना। तो कहने का मतलब ये है, जो किसी पॉइंट से, गौर से सुनो, किसी पॉइंट से कोई लाइन तभी पास करेगा, मैं क्या बोला, जो किसी पॉइंट से कोई लाइन तभी पास करेगा जब उस पॉइंट का x और y उस लाइन को पूरा क्या करे, सेटिस्फाई करे। उस लाइन का जो इक्वेशन है ना, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तभी उस पॉइंट से कोई भी लाइन पास करेगा। तो यहाँ पे आते हैं ग्राफ में। तो ग्राफ में अगर देखा जाए, देखो ग्राफ में अगर देखा जाए, तो ग्राफ में अगर देखें तो क्या देख रहे हैं ग्राफ में, जो ये जो P पॉइंट है ना, P पॉइंट, इस P पॉइंट से देखो ना, इस P पॉइंट से ये दोनों लाइन जा रहा है, दोनों लाइन L1 भी जा रहा है और L2 भी जा रहा है। इसका मतलब ये पॉइंट P का जो x और y है ना, वो लाइन L1 को भी और लाइन L2 को भी सेटिस्फाई कर रहा होगा। बात समझ में आ रहा है, लाइन L1 को भी और लाइन L2 को भी सेटिस्फाई कर रहा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो लाइन L1 और L2 के पास इस एक सॉल्यूशन के अलावा कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं होगा। लाइन L1 और L2 के पास इस एक सॉल्यूशन के अलावा कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं होगा। मतलब इस कंडीशन में अगर किसी दो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ तुमको ऐसा दिख जाए, तो तुम बोल देना उसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, खास सॉल्यूशन होगा। उस एक के अलावा कोई उसके पास दूसरा नहीं होगा, सिर्फ एक ही होगा उसके पास, एक के अलावा दूसरा सॉल्यूशन नहीं होगा। और अगर इसके पास एक सॉल्यूशन है तो बोलो ना जी, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। ओ माय गॉड, ये तो कंसिस्टेंट ही होगा ना, क्योंकि एटलीस्ट एक सॉल्यूशन वाले को तो कंसिस्टेंट बोलते ही थे। और तीसरी बात, अगर तुमसे कोई बात में पूछ ले, जो बताओ ये डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, पिछले पॉइंट पे हो, देखो ना, अगर एक सॉल्यूशन होता था, केवल एक सॉल्यूशन, तो कंसिस्टेंट इंडिपेंडेंट कहलाता था। तो ये डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, ओ माय गॉड, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट, ठीक है।
अब अगर तुमसे पूछे जो बताओ लाइन का ग्राफ कैसा है, पैरेलल है कि इंटरसेक्टिंग है कि कॉन्साइड कर रहा है, तो क्या बोलोगे? बोलोगे इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग है। कैसा है लाइन का ग्राफ? इंटरसेक्टिंग। ओ माय गॉड। तो क्या तुम इस टाइप के इक्वेशन को समझे जिसका ग्राफ एक पॉइंट पे कट कर रहा है, उसमें इतना पॉइंट क्लियर रखना जो यूनिक सॉल्यूशन होगा उसके पास, वो कंसिस्टेंट होगा, वो इंडिपेंडेंट होगा, वो इंटरसेक्टिंग नेचर का होगा। ये समझ में आया क्या? अब चलता हूँ दूसरे ग्राफ की तरफ। कुछ ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी है, कुछ ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी है जो मान लो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये एक्स और वाई एक्सिस हमारे पास है, ठीक है। ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी है जो लाइन L1 जो है, दो इक्वेशन हम लिए थे शुरू में ही, मान लो हमारे पास ये लाइन L1 है, लाइन L1, ठीक है। ये हमारे पास L1 लाइन है, पहला लाइन है, और सेकंड लाइन जो है ना, सेकंड लाइन वो इसी पे लाई कर रहा है। फिर से सेकंड लाइन भी इसी पे लाई कर रहा है, इसी पे एकदम कॉन्साइड कर रहा है, इसको ढक रहा है पूरी तरह से। तो यानी लाइन L2 भी इसी पे फॉल कर रहा है। ओह माय गॉड, गजब का बात है, गजब का बात। देखो 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 क्या गजब का बात है। ये देखो इस पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पे भी कर रहा है, इस पे भी कर रहा है, हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और एक लाइन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होते हैं और इनफाइनाइट जगह पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन ये एक्स, यहाँ पे जो x का वैल्यू और y का वैल्यू होगा ना, वो भी इसका सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे जो x और y का वैल्यू होगा ना, वो भी इसका सॉल्यूशन होगा। यहाँ जो x और y का वैल्यू होगा ना, वो भी इस दोनों लाइन का सॉल्यूशन होगा। मतलब अगर कॉन्साइड कर गया दोनों लाइन, क्या गजब का चीज़ बता रहे हैं। अगर कॉन्साइड कर गया गलती से तो उसके पास अब एक सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि वो एक जगह इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, वो तो मेनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, मेनी पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ओह माय गॉड, समझ लो इसके पास मेनी सॉल्यूशंस होंगे। कितने सॉल्यूशन? मेनी सॉल्यूशंस या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। सेकंड बात, अब तुम ही बताओ ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट? बताओ ना। कंसिस्टेंट में बताए थे जो एटलीस्ट कम से कम एक सॉल्यूशन, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। तो इसके पास मेनी सॉल्यूशन है, तो बाबू रे ये भी कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। और बताओ ना ऐसा कंसिस्टेंट जिसके पास ढेर सारा सॉल्यूशन था, उसको क्या बोलते थे? उसको डिपेंडेंट बोलते थे। कंसिस्टेंट डिपेंडेंट है, कंसिस्टेंट डिपेंडेंट है ये। हो माय गॉड। इसका लाइन का ग्राफ कैसा है? इंटरसेक्टिंग है कि कॉन्साइड कर रहा है? कॉन्साइड कर रहा है सर, देख नहीं रहे हैं, एक दूसरे पे ही फॉल कर रहा है, तो कॉन्सिडेंट, कोइंसिडेंट है, कॉन्साइड कर रहा है एक दूसरे पे, कॉन्सिडेंट है। ठीक है, क्लियर? ये 4 पॉइंट इसमें भी क्लियर है क्या? तो चलते हैं हम तीसरे ग्राफ की ओर। अरे ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी है जो एक जगह तो देख लीजिए जो एक ही जगह इंटरसेक्ट किया, एक जगह देखे जो बहुत जगह इंटरसेक्ट किया। ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी है। कैसा पॉसिबिलिटी है सर? तो पॉसिबिलिटी ये है कि एक लाइन मान लो ऐसा गया, अरे लाइन L1 का ग्राफ मान लो ऐसा है और लाइन 2 का ग्राफ कुछ ऐसा है। ओह माय गॉड, कहाँ से लाते हो सर? देखो ना, देखो लाइन L1 का ग्राफ कुछ ऐसा है और लाइन 2 का ग्राफ कुछ ऐसा है। बताओ ये दोनों लाइन किसी एक सिंगल पॉइंट से पास कर रहा है क्या? किसी भी एक सिंगल पॉइंट से? दोनों लाइन क्या किसी सेम पॉइंट से पास कर रहा है? नहीं पास कर रहा है ना। तो इसके पास एक भी सॉल्यूशन नहीं है, चूँकि हम जानते हैं जो अगर कोई लाइन किसी पॉइंट से पास करता है तो वो पॉइंट उसका सॉल्यूशन होता है। पॉइंट का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो पॉइंट होता है ना, वो उसका सॉल्यूशन होता है। लेकिन ये L1 लाइन जो है और ये L2 लाइन जो है वो किसी भी एक सेम पॉइंट से पास नहीं कर रहा है। इसका मतलब दोनों लाइन के पास कॉमन सॉल्यूशन नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। मतलब इसके पास सॉल्यूशन है ही नहीं। सॉल्यूशन नहीं है तो क्या बोलेंगे? अरे सॉल्यूशन नहीं है तो क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट? सर बिल्कुल इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। अब समझ में आ रहा है, आपने पहले क्या बताया था वो अब समझ में आ रहा है। तो बिल्कुल इनकंसिस्टेंट। अब बताओ लाइन का नेचर कैसा है जी? इंटरसेक्टिंग है कि कॉइंसाइड कर रहा है कि पैरेलल है? तो सर पैरेलल है। ओह माय गॉड। तो ग्राफिकल मीनिंग समझ में आया। अब चलो
हर एक इक्वेशन के लिए संभव नहीं है कि हम ग्राफ बना के देखें, इतना टाइम क्यों बर्बाद करना। तो इसके लिए मैथमेटिकल टूल का यूज करेंगे हम लोग, जो डायरेक्ट इक्वेशन को देख के हम बता सके जो इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा कि मेनी सॉल्यूशन होगा कि नो सॉल्यूशन होगा, मतलब वो कंसिस्टेंट डिपेंडेंट होगा कि कंसिस्टेंट इंडिपेंडेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। तो इसको जरा मैथमेटिकल टूल के हेल्प से देखेंगे। तो दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है हमारे पास a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0। गौर से समझिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। अब देखो इसका कॉफिशिएंट, इसके कॉफिशिएंट और यहाँ जो कांस्टेंट है, इसी सब से हमको मतलब है, इसी से मतलब हमारे पास दो इक्वेशन है, एक फर्स्ट इक्वेशन ये और सेकंड इक्वेशन ये। अब हमको बताना है बिना ग्राफ बनाए हुए, ग्राफ बना के तो हम समझ ही लेंगे चूँकि हम नेचर बता चुके हैं किस ग्राफ का कैसा होता है। बिना ग्राफ बनाए हुए हमको बताना है जो कौन सा यूनिक सॉल्यूशन होगा, किसका किसका मेनी सॉल्यूशन होगा, किसका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो देखो ना, पहला कंडीशन तुम याद रखना, इफ a1/a2 मतलब ये इस दोनों का रेशियो a1/a2 का रेशियो अगर इक्वल ना हो किसके, तो b1/b2 के। मैं क्या बोला, जो अगर a1/a2 का रेशियो b1/b2 के रेशियो के बराबर नहीं हो तो डायरेक्ट हम क्या बोलेंगे पता है, तो डायरेक्ट बोलेंगे जो ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी एक सॉल्यूशन जरूर, एक x और y का जरूर ऐसा वैल्यू होगा जो इस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। और अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो बताओ ना, कंसिस्टेंट डिपेंडेंट या कंसिस्टेंट इंडिपेंडेंट। सर कंसिस्टेंट इंडिपेंडेंट होगा। ओह माय गॉड, मैथमेटिकली मैं समझ चुका हूँ। जो अगर ऐसा रिलेशन कहीं आ गया ना, जो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो मतलब यूनिक सॉल्यूशन। और अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट तो है ही, साथ में इंडिपेंडेंट है, चूँकि एक ही सॉल्यूशन है इसके पास, तो कंसिस्टेंट इंडिपेंडेंट है। अगर मान लो दूसरे केस में अगर गलती से a1/a2 बराबर आ जाए b1/b2 के, देखो एक बार तो बराबर नहीं आया, ऐसा भी तो हो सकता है जो बराबर आ जाए। तो जब बराबर आए तो हम तीसरे पे विचार करेंगे। किस तीसरे पे, तो तीसरे पे विचार करेंगे, c1 और c2 पे विचार करेंगे। तो c1/c2 का वैल्यू भी अगर बराबर आ जाए, c1 और c2 का वैल्यू भी अगर बराबर आ जाए, तो इस कंडीशन में इसके पास ढेर सारा सॉल्यूशन होगा, मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे इसके पास। और अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो बताओ कंसिस्टेंट कि इनकंसिस्टेंट, तो सर कंसिस्टेंट। अब तुमसे अगर पूछे बताओ डिपेंडेंट कि इंडिपेंडेंट, तो बोलोगे डिपेंडेंट सर। अब तो बहुत आसान है, डिपेंडेंट, कंसिस्टेंट, डिपेंडेंट। तो मतलब ये कंडीशन समझ लीजिए, अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो पहला बात तो उसके पास ढेर सारा सॉल्यूशन, भर भर के सॉल्यूशन होगा। दूसरा बात जो कंसिस्टेंट डिपेंडेंट होगा, कंसिस्टेंट डिपेंडेंट होगा। अब तीसरा बात, ऐसा भी तो हो सकता है जो इफ़ a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2, ऐसा तो हम देखे ही थे पहले। और अगर ये इक्वल ना हो किसके, c1/c2 के, अगर ये इक्वल ना हो c1/c2 के, ऐसा भी तो हो सकता है। देखो पहले, इससे पहले c1/c2 के इक्वल था, ऐसा भी तो हो सकता है जो c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो इस केस में नो सॉल्यूशन। ओह माय गॉड, सारा बात समझ में आ रहा है, नो सॉल्यूशन। और अगर इसके पास नो सॉल्यूशन, तो बताओ ना कंसिस्टेंट कि इनकंसिस्टेंट, तो सर इनकंसिस्टेंट होगा। लिखिए जल्दी, इनकंसिस्टेंट लिख दिया ना, इनकंसिस्टेंट होगा। तो क्लियर है। तो यहाँ तक हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशंस का ग्राफिकल मीनिंग समझे और मैथमेटिकली हम समझे जो किसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, किसके पास नो सॉल्यूशन होगा, किसके पास मेनी सॉल्यूशंस होगा। अगले क्लास में हम लोग ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसके सॉल्यूशंस को पढ़ेंगे। कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं, मतलब एक्स और वाई का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, हाउ। तो हाउ का दो जवाब है, एक तो है ग्राफिकल मेथड, एक तो है ग्राफिकल मेथड बाबू रे, और दूसरा है अलजेब्रिक मेथड। कौन सा मेथड, अलजेब्रिक मेथड। तो हमको तो इस ग्राफिकल मेथड से कोई मतलब है ही नहीं।
हमको तो इस अलजेब्रिक मेथड से मतलब है, और इस अलजेब्रिक में भी तीन तीन मेथड को देखेंगे। हो माय गॉड, एक देखेंगे सब्स्टिट्यूशन, एक देखेंगे इलिमिनेशन, और एक देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और उसमें भी ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन शायद डिलीट है, तो इसको हम छोड़ देंगे, बस दो ही देखना है, सब्स्टिट्यूशन और इलिमिनेशन। तो अभी के लिए हम इतना ही, अगले क्लास में कुछ क्वेश्चंस के साथ हम मिलेंगे। आप लोग एक्सरसाइज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो एक्सरसाइज है, उसका एक्सरसाइज फर्स्ट जो है आप लोग शुरू कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।